नमस्कार फ्रेंड्स। कोशिका के बहुत सारे अंग के बारे में जानकारी ले ली। आगे के लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन उसका कार्य बाकी रह गया था। तो आइए चलिए उसके कार्य के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। एटीपी यानी क्या होता है, तो आगे लेक्चर में हमने बोला था, फिर से एक बार बोल दे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हमें कोई भी कार्य करना हो तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, तो एटीपी प्रदान करता है, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तैयार करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने का कार्य है, इसलिए उसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। यानी कि बिजली यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसलिए उसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेस्टिड के प्रकार और रचना। प्लेस्टिड एक ऐसी अंगिका है जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है, नहीं होती है। प्लेस्टिड के दो प्रकार होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लेस्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। हालांकि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसको इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उससे हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोफिल शब्द जो आता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। हालांकि क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। तो पत्तियां केवल हरे रंग की ही होगी, तो बोले ना, कई में पत्तियां पीले रंग की होती है, कोई में नारंगी होती है, कोई में थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कलर, कई पौधे में हरे यानी ब्लू कलर की भी होती है। तो उसके अनुसार वो क्लोरोप्लास्ट सेट होता है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो उसमें संचित होते हैं। उसकी रचना के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होते हैं, यानी कि समझ में जाए तो उसके अंदर भी अंदर वाला जो हिस्सा बनता है वो स्ट्रोमा होता है और उसके अंदर बहुत सी झिल्ली वाली रचनाएं पाई जाती हैं। प्लेस्टिड बाह्य रचना में यानी कि बाहर की ओर से माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि बाहरी संरचना संलग्न होती है और अंदर की रचना में बहुत विभाजन पाया जाता है। प्लेस्टिड में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी कि दो अंगिका हुई, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लेस्टिड, दोनों में आपका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है ना, यस। आगे बात करते हैं रसदानी। रसदानियां ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियां हैं, यानी कि संग्रह करती हुई थैली जैसी रचनाएं हैं। पादप में रसदानी, तो पादप कोशिका में रसदानियां सामान्यतः बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में तो कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक का हिस्सा केवल रसदानी ही रोक पाती है, यानी कोशिका का बहुत सारा हिस्सा रसदानी स्टोर कर लेती है। पादप कोशिकाओं की रसदानियां में कोशिका द्रव्य भरा होता है, यानी कि द्रव्य से भरी थैलीमय रचना जो है, और ये कोशिकाओं का स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ
रसधानी में स्थित होते हैं। कौन कौन से पदार्थ? तो एमिनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन भी उसके अंदर संग्रहित होते हैं। ये पादप की रसधानिया के बारे में जानकारी। अब थोड़ा आगे चलते हैं जंतु कोशिका में रसधानी। एक कोशिकीय जीव, जब भी एक कोशिक जीव की बात आए तो आप किसको याद करोगे? तो अमीबा एवं पैरामीशियम, ठीक है ना। तो एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। अमीबा एवं पैरामीशियम में ऐसा ही होता है कि कुछ खास रसधानियां होती है जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उसको कोशिका से बाहर निकालने में वो सहायक बन जाती है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक की ओर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आइए चलते हैं हम कोशिका विभाजन। हम जानते हैं कि सभी जीव उत्पन्न होते हैं ना तो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। बाद में उसका कोशिका विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती है। फिर से विभाजन होता है, 4 कोशिकाएं बनती है। फिर से विभाजन होता है, 8 कोशिकाएं। ऐसे धीरे 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 कोशिका की संख्या बढ़ती जाती है और सजीव की वृद्धि होती रहती है। हम भी जब जन्मे उससे पहले की स्थिति में, जब हम गर्भ में थे तब केवल एक कोशिक जीव ही थे। जब जन्म लिया तब सैकड़ों कोशिका के बना शरीर से जन्म ले लेते हैं। ऐसे कोशिका विभाजन के हम 2 प्रकार बना देते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। हालांकि सम यानी कि समान। जिस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका जितनी ही हो तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उसका जब कोशिकीय विभाजन होता है तो दोनों कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र आते हैं। कैसे? तो हालांकि शुक्र कोशिका में 23 गुणसूत्र केवल जो अर्धसूत्री विभाजन है, अंड कोशिका में 23 गुणसूत्र जो अर्धसूत्री विभाजन है, लेकिन दोनों मिलते हैं तो उनपे से फलन क्रिया होती है और फलन में 23 + 23 यानी 23 जोड़ी बन गई। यानी कोशिका विभाजन के दरमियान गुणसूत्र की संख्या समान रहती है तो समसूत्री विभाजन कहते। ज्यादातर अमीबा पैरामीशियम जैसे निजी कक्षा वाले सजीव में इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्र की संख्या कोशिका विभाजन के दरमियान आधा हो जाती है। जैसे हमने बोला कि मनुष्य में शुक्र कोशिका है, नर जनन कोशिका है, अंड कोशिका, मादा जनन कोशिका है। दोनों में कोशिका विभाजन के दरमियान गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाती है, लेकिन दोनों जब मिलकर फलन करते हैं तो मूल कोशिका के जितने गुणसूत्र वापिस बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा 5वां चैप्टर परिपूर्ण होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है किताब में से लिखना है, पेज नंबर 73-74 पूरा टॉपिक लिख देना है। हालांकि आपके पास किताब नहीं है तो जब आ जाए तब लिखना है, इसके लिए हमें मैसेज या कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक पेज छोड़ देना, जब आए तब उसको लिख देना है। ठीक है, तो आप इसका फोटो ले लेना है, चौपड़े में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है।